हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए कानून के अनुसार वारंट क्या होता है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, वारंट को परिभाषित कर चुका हूं, डिफिनेशन उसका दे चुका हूं, लेकिन वो पुराने कानून के अनुसार था। नए कानून यानी कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के अनुसार वारंट किसको कहते हैं। वारंट का यहाँ मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस पर पुलिस को या किसी थर्ड पार्टी को यह पावर कोर्ट देती है कि जाइए उस व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट के समक्ष लेकर के आइए। वारंट से पहले क्या होता है, कोर्ट का आपको नोटिस मिलता है जिसको हम लोग सम्मन कहते हैं। सम्मन जाता है तो सम्मन को आप इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बहुत गलत करते हैं। कोई भी कोर्ट का नोटिस आए उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए और कोर्ट में तुरंत प्रेजेंट हो जाना चाहिए। तो अगर आपको कोर्ट से नोटिस आ रहा है, सम्मन आ रहा है, आप उसमें नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, वही कोर्ट आपको बेलेबल वारंट इशू कर देगा। अगर नॉन बेलेबल सेक्शन में एफआईआर आपके ऊपर हुआ है तो एनबीडब्ल्यू भी कोर्ट इशू कर सकती है, करती ही है, कर सकती नहीं है, करती है। तो बेलेबल वारंट जैसे ही आपके घर पर आता है, पुलिस लेकर के आती है, तो उसमें जो डेट दिया है कि इस डेट को आपको उपस्थित होना है कोर्ट में, तो उस डेट को आप अपने अधिवक्ता से संपर्क करके, एडवोकेट से संपर्क करके आप कोर्ट में उपस्थित हो जाएं। एक अच्छे एडवोकेट को पकड़ें जो नॉलेजेबल हो और उसके माध्यम से कोर्ट में जो है अपीयर हो जाए। खुद वकील बनने का प्रयास बिल्कुल ना करें, क्योंकि वकील लोग अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि डेली उनका यही काम है, आपका ये काम नहीं है। तो आप एक अच्छे एडवोकेट को पकड़ें और उनको फीस दे करके वहाँ कोर्ट में अपीयर हो जाए आप, और अपना वारंट जो है वो कैंसिल करवा लें। अब अगर एनबीडब्ल्यू इशू हो गया आपके ऊपर, तब क्या होगा। एनबीडब्ल्यू जैसे ही आपके ऊपर इशू होता है, पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ये आप याद रखिए। जैसे ही एनबीडब्ल्यू इशू हुआ, पुलिस आपको कहीं भी अरेस्ट कर सकती है। ऐसे तो पुलिस बिना वारंट के भी कभी भी अरेस्ट किसी को भी कर सकती है, लेकिन वो जो ऑफेंसेस होता है वो ऑफेंसेस डेंजरस होना चाहिए। जैसे कोई टेररिस्ट है तो उसके लिए पुलिस को वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये टेररिस्ट है, ये मर्डर कर सकता है या करने वाला है, कोई प्लानिंग इसकी चल रही है, तो उसको अरेस्ट कर सकता है, उसे वारंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अन्य केसेस में पुलिस को वारंट की ज़रूरत होती है, और अगर कोर्ट के बुलाने पर आप नहीं जाते हैं तो कोर्ट वारंट इशू करती है, और उसमें जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं, जो जज होते हैं, उनका सिग्नेचर होता है और उनका मुहर भी होता है। ये जो वारंट है वो कौन इशू करता है, वो कोर्ट इशू करती है, यानी कि जुडिशियल अफसर इशू करते हैं। एसडीएम इशू कर सकते हैं, सेमी जुडिशियल कोर्ट भी इशू कर सकती है, और उसके अलावा कोई कलेक्टर या उससे संबंधित पोस्ट के लोग आपको वारंट इशू कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो वारंट जब भी आपके पास आए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वो बेलेबल वारंट है कि नॉन बेलेबल वारंट है। उसके बाद आप सीधे अपने वकील से संपर्क कीजिए और उनको सारी बात बताइए, और वहाँ से आप अपना जो वारंट है उसको कैंसिल कराने का प्रयास कीजिए। वारंट कैंसिल कब होगा, वारंट तब कैंसिल होगा जब आपका बेल होगा। बिना बेल का आपका वारंट कैंसिल नहीं होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम भारत के किसी कोना में जाकर के छुप जाएं, तो ये आपका जो है आपके खिलाफ अब कोर्ट में उल्टा कार्रवाई होने लगेगा। यानी कि जैसे ही वारंट इशू हुआ, पुलिस को पावर मिल गया कि इस व्यक्ति को कहीं से भी खींच करके कोर्ट में लेके आओ और प्रेजेंट कराओ। जैसे ही पुलिस मान लीजिए आपको अरेस्ट करती है एनबीडब्ल्यू में, अब पुलिस को के पास 24 घंटे होते हैं, एक्सक्लूडिंग जर्नी को छोड़कर, जर्नी में जो समय लगा उसको छोड़कर उनके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के अंदर उनको उसी कोर्ट में आपको सरेंडर कराएगा जो कोर्ट आपके खिलाफ वारंट इशू किया है। तो आप अपने अधिवक्ता से जरूर संपर्क करें ताकि आपका जो वारंट है वो कैंसिल हो सके। समझ में आया। खुद वकील बनने का प्रयास बिल्कुल ना करें। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, एक बेलेबल वारंट हो गया, एक नॉन बेलेबल वारंट हो गया, एक हो गया सर्च वारंट। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी केस में किसी डॉक्यूमेंट को खोजने की आवश्यकता है, या कोर्ट को ये लगता है कि कोई
क्रिमिनल वेपन है जिससे क्राइम किया गया उसको खोजने की आवश्यकता है और मिल नहीं रही है, तो पुलिस को सर्च वारंट भी दे सकती है। ये सर्च वारंट को जो परिभाषित किया गया है वो BNSS में सेक्शन 96 में परिभाषित किया गया है कि कोई विपत्र हो, डॉक्यूमेंट हो, कोई चीज हो, हथियार हो, गोली हो, बम हो, है ना, या मर्डर किया हुआ कोई सामान हो, अगर उसको सर्च करने का आवश्यकता है तो कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है। अब है, देखिए, एक होता है स्थायी गिरफ्तारी वारंट, है ना। चार्जशीट आपका आ गया, उसके बाद आप तुरंत बेल ले लीजिए, और बेल लेने के बाद अगर आप भाग गए तब क्या करेगी कोर्ट, जो है आपको स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगी। अगर आप मिल नहीं रहे हैं तो कोर्ट क्या करेगी, स्थायी गिरफ्तारी वारंट इशू कर देगी। उसके बाद आप कहीं भी रहेंगे, आप खोज के फिर से लाया जाएगा कोर्ट में, और केस जो आपका है फिर से रीओपन हो जाएगा और फिर उसी स्टेज पे पहुंच जाएगा। मतलब कि वारंट जो है वो पुलिस के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी जारी किया जा सकता है, और उसका एक ही मकसद होता है, इस व्यक्ति को कहीं से भी खींच के कोर्ट में लाना है। भारत के किसी भी कोने में आप रहेंगे, आपको ले आया जाएगा और आपका केस जो है फिर से स्टार्ट होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम किसी केस में गवाह बने हैं और हम गवाही देने नहीं जा रहे हैं तो क्या होगा। अगर आप किसी केस में गवाह बनाए हैं और गवाही देने नहीं जा रहे हैं तो आपके खिलाफ भी वारंट इशू होगा और आपको भी कोर्ट बुलाया जाएगा। आप नहीं जाइएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। आपको हर हाल में कोर्ट जाना पड़ेगा गवाही देने, चाहे वो गवाही आप किसी के पक्ष में दीजिए या विपक्ष में दीजिए, इससे मतलब नहीं है, पर आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो एट एनी कॉस्ट एनी हाउ, क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है। तो हम लोग समझ गए कि वारंट दो प्रकार का होता है जनरली, एक बेलेबल वारंट, एक नॉन बेलेबल वारंट। बेलेबल वारंट पर्सनल सिक्योरिटी या बॉन्ड पेपर भरकर आप आसानी से छूट सकते हैं, पर आपको डेट पर जाना होगा। नॉन बेलेबल वारंट में या तो आप अरेस्ट हो जाइए, और अरेस्ट अगर नहीं हो सकते तो सरेंडर करके बेल ले लीजिए, और सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप एंटीसिपेटरी बेल ले लीजिए। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अप्लाई करके, तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं, वारंट से मुक्त हो सकते हैं। वारंट का निष्पादन हो जाएगा अगर आपको बेल मिल गया तब। अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जज बेल आपको नहीं देते हैं तो आप ऊपर के कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। उसका FIR का सर्टिफाइड कॉपी आप निकाल लीजिएगा, ऊपर चले जाइएगा हाई कोर्ट में, वहाँ अप्लाई कीजिएगा। वहाँ से अगर बेल नहीं मिला तो भैया सुप्रीम कोर्ट चले जाइएगा। पूरी कोशिश करिएगा तो आपका बेल हो जाएगा, और अपने अच्छे वकील को जरूर पकड़िएगा। अब हम बात करते हैं CRPC का एक सेक्शन है 70 में वारंट का प्रारूप दिया गया है। उसी तरह से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के सेक्शन 72 में वारंट को परिभाषित किया गया है। यानी वारंट को जो परिभाषित किया गया है CRPC के सेक्शन 70 में किया गया है, और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का एक सेक्शन है 72, उसमें किया गया है। यानी पहले जो सेक्शन 70 था, अब नए कानून में वो सेक्शन 72 बन गया है। ठीक है। उसी तरह से सेक्शन 71 में CRPC का बेलेबल वारंट के बारे में बताया गया है, और अभी जो नया कानून है BNSS, उसमें सेक्शन 73 कर दिया गया है। यानी कि CRPC में जो सेक्शन 71 था अब हो गया है 73। उसी तरह से 72 में CRPC का सेक्शन है 72, इसमें वारंट किसको इशू किया जाएगा, पुलिस को या थर्ड पार्टी को, इसके बारे में बताया गया है। अब ये सेक्शन 74 नए कानून में हो गया है। उसी तरह से सेक्शन 74 में ये कहा गया कि वारंट को आप किसी थर्ड पार्टी को भी इंडोर्स कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 76 बन गया है नए कानून के अनुसार। तो ये सारे चीज़ पे फिर से आपको अगले वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग अवेयर हो सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।